Continuing in the chapter of sexual reproduction in flowering plants, in fourth and the final lecture today, we are going to discuss about post-fertilization structures and the events associated with post-fertilization. टॉकिंग अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हो रहा है। इसके अंदर मेनली 4 चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे। क्या क्या कि एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, ओव्यूल्स का सीड में तब्दील हो जाना और ओवरी का फ्रूट में मैच्योर हो जाना। इन चारों चीज़ों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट को, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, ओव्यूल का सीड में मैच्योर हो जाने को और ओवरी का फ्रूट में मैच्योर हो जाने को हम लोग कलेक्टिवली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। कलेक्टिवली दीज आर टर्म्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट फर्स्ट। अब हम लोग इन चारों चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करें हम लोग, तो एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट है वो प्रीसीड करती है हमारी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को। इसका रीज़न मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड इसलिए करती है कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन जो है हमारा इंश्योर हो पाए। इस चीज़ को एनसीईआरटी कहाँ मेंशन करती है, यहाँ पर, दैट मोस्ट zygotes डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज़ फॉर्म्ड। ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक अडेप्टेशन है किस चीज़ के लिए, ताकि एक अश्योर्ड हो पाए हमारा न्यूट्रिशन। किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास जो न्यूट्रिशन है वो अश्योर्ड हो पाए, इसके लिए एक अडेप्टेशन है। क्या कि पहले हमारा एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद हमारा एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा। अब आगे बात करते हैं क्या कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है हमारा, सेंट्रल सेल जिसको हम लोग कहते थे, वो फर्टिलाइजेशन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की फॉर्मेशन करता है और ये डिवाइड करेगा रिपीटेडली और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा। एंडोस्पर्म टिश्यू कैसा है हमारा? ट्रिप्लॉइड इन नेचर है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंडोस्पर्म टिश्यू इज़ ट्रिप्लॉइड इन नेचर। और जब हम लोग एंडोस्पर्म को टिश्यू कह रहे हैं तो व्हाट इज़ अ टिश्यू? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेल्स ऑफ द एंडोस्पर्म टिश्यू कैसे होंगे? फिल्ड विद रिजर्व्ड फूड मटेरियल्स होंगे। ये पहली चीज़ हुई। और इनको यूज़ किया जाएगा न्यूट्रिशन देने के लिए, किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या कि भाई जो हमारे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है वो कई तरह से होती है। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन क्या होती है? न्यूक्लियर भी हो सकती है, सेलुलर भी हो सकती है और हेलोबियल भी हो सकती है। ये 3 टाइप की, हमें इनके बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग एक सुपरफिशियल आइडिया ले रहे हैं। क्या कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है हमारा, जो कि ट्रिपल फ्यूजन से बना था, इसके अंदर सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी और जिससे हमारे फ्री न्यूक्लियाई की प्रोडक्शन हो जाएगी। इस स्टेज को एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की हम कहते हैं कि ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है कोकोनट के केस में। कोकोनट के केस में जो हम लोग को कोकोनट का वाटर पीने को मिलता है, व्हाट इज़ दैट? इट इज़ नथिंग बट फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर बात आई कि जो वाइट पार्ट हम लोग खाते हैं कोकोनट का, वो क्या होता है? दैट इज़ सेलुलर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज़ द कोकोनट वाटर दैट वी गेट फ्रॉम द टेंडर कोकोनट। एंड व्हाट इज़ वाइट कर्नल? वाइट कर्नल इज़ नथिंग बट द सेलुलर एंडोस्पर्म। ये चीज़ आई हमारी। अब एनसीईआरटी क्या कहती है उसको रीड कर लेते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी ताकि हमारे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो पाए और सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। यानी पहले फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद इसके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, जिससे हमारा एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर बन जाएगा। एंडोस्पर्म हमारा सेलुलर बाद में बनेगा। इसके बाद हम लोग इसके अंदर बात करें तो नंबर ऑफ़ फ्री न्यूक्लियाई जो होंगे इसके अंदर वो कितने होंगे? वो ग्रेटली वेरी करता है, ये हज़ारों की तादाद में होता है। ये द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज़ नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और ये किससे बना है? मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज़ द सेलुलर एंडोस्पर्म। इसको हम लोग एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमें बीच में जो पानी मिलता है दैट इज़ वाटर इज़ द लिक्विड एंडोस्पर्म, और इसमें वाइट मैटर जो रहता है जिसको मीट या कर्नल कहते हैं दैट इज़ नथिंग बट एडिबल एंडोस्पर्म या फिर सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं इसको। फिर ये लेयर्स ऑफ हमारी फ्रूट की लेयर्स वगैरह हैं, ये हम लोग इसको बाद में डिस्कस करते हैं।
फिर एंडोस्पर्म के अंदर एक ख़ास चीज़ ये है कि एंडोस्पर्म जो है ये जो है या तो कम्प्लीटली कंज्यूम हो सकता है या फिर ये भी पॉसिबल है कि सीड के अंदर हमारा एंडोस्पर्म जो है परसिस्ट कर जाए। जिस सीड के अंदर एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उस सीड को हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड नहीं बोलेंगे, उस सीड का नाम हो जाएगा हमारा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, या फिर इसको हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस सीड भी कह सकते हैं। ये चीज़ एनसीईआरटी आगे मेंशन करती है। नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होंगे जिसके अंदर एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया है, और एल्ब्यूमिनस सीड वो है जिसके अंदर हमारा अभी भी एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि जो हमारे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं वो हमारे टोटल एनसीईआरटी में सिर्फ 5 दे रखे हैं, जिसको हम लोग इस निमोनिक से याद रख सकते हैं, PBGGO, यानी पी बीन, ग्राम, ग्राउंडनट एंड ऑर्किड। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। 11th और 12th दोनों की 11th हो या 12th की एनसीईआरटी हो, दोनों के अंदर आपका ये काम हो जाएगा इन 5 एग्जाम्पल से कि PBGGO, पी बीन, ग्राम, ग्राउंडनट, ऑर्किड, ये चीज़ हो गई हमारी। फिर इसके एग्जांपल यहाँ पे भी इसने 3 दिए, वो भी इसी के अंदर PBGGO के अंदर इंक्लूडेड है। दैट एंडोस्पर्म में बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसा कि इन सब में देखने को मिल सकता है बिफोर सीड मैच्योरेशन, या फिर ये परसिस्ट भी कर सकता है मैच्योर सीड के अंदर, जैसे कैस्टर और कोकोनट में हमें देखने को मिलता है। और सीड जब जर्मिनेट करेगा इसे तब यूज़ किया जाएगा अगर ये परसिस्ट कर रहा है तो। फिर एनसीईआरटी आपको एक फिर से टास्क दे रही है हमेशा की तरह कि कुछ सीड्स को ओपन करके देखो, इसके अंदर एंडोस्पर्म देखने की कोशिश करो वगैरह वगैरह। फिर आगे हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो डेवलप कहाँ करता है, माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप करता है। ये हमने बात भी करी थी कि मदर से आप याद रख सकते हो कि एम्ब्रियो जो है माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, यही वाला MMC जो है हमारा जनरेट करता है एम्ब्रियो को। और एम्ब्रियो सैक की जो वो है हमारी लेयर जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं करती, उस जगह को हम लोग माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, ये भी अगर आपको याद हो तो। जाइगोट कहाँ सिचुएटेड है, माइक्रोपाइलर एंड पे। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ये एक अडेप्टेशन है किस चीज़ के लिए, ताकि हमारा न्यूट्रिशन जो है वो अश्योर्ड हो जाए डेवलपिंग एम्ब्रियो को। फिर बात कर रहा है हमारा ये मोनोकॉट और डायकॉट के बारे में कि मोनोकॉट और डायकॉट के जो सीड्स हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। सीड्स डिफर ग्रेटली बट द अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर होते हैं दोनों के केस में, मोनोकॉट का केस हो चाहे डायकॉट का केस हो। ये फिगर 2.13 की तरफ इशारा कर रही है एनसीईआरटी की। फिगर 2.13 के अंदर जो है स्टेजेस दे रखी हैं एम्ब्रियोजेनी की। स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी आर शोन इन द डायकॉटलिडनस एम्ब्रियो। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्रो एम्ब्रियो बनेगा, जिसके बाद फिर हमारा ग्लोब्यूलर स्टेज आएगी, फिर हार्ट शेप्ड स्टेज आएगी, उसके बाद लास्टली मैच्योर एम्ब्रियो आ जाएगा जिसके अंदर हमें 2 कॉटलिडन्स देखने को मिलेंगे। ये इस फिगर की बात कर रही है एनसीईआरटी, फिगर 2.13 के बारे में। ये हमारा क्या है, ये दिस इज़ आर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है हमें। सेंट्रल सेल जो है अब हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया है, और इसका जो न्यूक्लियस था ट्रिपल फ्यूजन से अब ये हमें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहलाएगा, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमीट से मिल के बना है। और अब जो सिनर्जिड्स हैं और एंटीपोडल्स हैं ये सब लोग डीजनरेट कर जाएंगे। हमारा जाइगोट जो है ये अब डेवलप करेगा एम्ब्रियो में। तो सबसे पहले हमारा प्रो एम्ब्रियो बना, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो की स्टेज आई, उसके बाद हार्ट शेप्ड के एम्ब्रियो की स्टेज आई, फिर हमारा एक ये मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया जिसके अंदर हमें कॉटलिडन्स देखने को मिल रहे हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करते हैं कि टिपिकल डायकॉट एम्ब्रियो का हमने देख लिया स्ट्रक्चर फिगर 2.13 के अंदर। नेक्स्ट क्या है कि एक डायकॉट एम्ब्रियो के अंदर क्या है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है और 2 कॉटलिडन्स प्रेजेंट है। कॉटलिडन्स एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जहाँ पे अटैच्ड हैं उसके लेवल के ऊपर की जो जगह है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कॉटलिडन्स, इसको हम लोग बोलेंगे एपी। एपी मतलब ऊपर और कॉटाइल मतलब कॉटलिडन्स के लेवल के ऊपर। सिमिलरली हाइपो का मतलब नीचे और कॉटाइल का मतलब कॉटलिडन्स का लेवल। एपिकोटाइल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अबव है लेवल ऑफ कॉटलिडन्स के,
और हाइपोकोटाइल उस पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि नीचे है हमारे लेवल ऑफ कॉटलिडेंस के, बिलो द लेवल ऑफ कॉटलिडेंस। अब बात आती है क्या कि जो एपिकोटाइल है ये टर्मिनेट करता है किस चीज़ के अंदर, प्लीम्यूल या स्टेम टिप में, और जो हाइपोकोटाइल है ये टर्मिनेट करता है रेडिकल या रूट टिप में। और रूट टिप की बात करें तो रूट टिप जो है रूट कैप से हमेशा कवर्ड रहती है डाइकॉट के केस में। फिर एम्ब्रियोज की बात करें मोनोकॉट के एम्ब्रियोज में क्या होगा कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉटलिडन होगा, नाम से पता चल रहा है। और ग्रास फैमिली के अंदर इस कॉटलिडन का क्या नाम होता है, स्क्यूटेलम हम लोग इसको कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्क्यूटेलम इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पे होगा, लैटरल साइड पे पड़ा होगा, किसी भी एक तरफ पड़ा रह सकता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। और इसके लोअर एंड पे जो है एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कैरी करती है क्या, रेडिकल या रूट कैप। और ये एनक्लोज होती है एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ के अंदर जिसको हम लोग कॉलियोराइजा कहते हैं। कॉलियोराइजा के अंदर आर आ रहा है जिससे आप याद रख सकते हो कि ये रेडिकल या रूट कैप को कवर करेगा। सिमिलरली कॉलियोप्टाइल के अंदर पी आ रहा है, आप इससे याद रख सकते हो कि ये हमारे प्लीम्यूल को कवर करेगा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम को हम लोग एपिकोटाइल कहेंगे। और एपिकोटाइल के अंदर क्या होगी, दो चीज़ें, एक शूट का एपेक्स और दूसरा हमारा लीफ का प्राइमोर्डिया या प्रीमोर्डिया, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें वो। ये एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग कॉलियोप्टाइल कहते हैं। अब इनका डायग्राम्स देख लें तो ये डाइकॉट का डायग्राम है। इसके अंदर आपको ये एक कॉटलिडन देखने को मिला, ये दूसरा, तो ये लेवल ऑफ कॉटलिडेंस ये हो गया। इसके ऊपर वाला जितना ये पार्ट है दिस इज़ प्लीम्यूल या एपिकोटाइल, दिस इज़ एपिकोटाइल जिसके अंदर प्लीम्यूल प्रेजेंट है यानी स्टेम टिप प्रेजेंट है। और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हाइपोकोटाइल बोला। हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनेशन है वो रेडिकल पे होगा और रेडिकल के भी फर्दर आगे रेडिकल इज़ कवर्ड विद रूट कैप। दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्ब्रियो ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। फिर बात कर रहे हैं हम लोग मोनोकॉट के बारे में। मोनोकॉट का जो एक सिंगल कॉटलिडन है उसका नाम क्या है, स्क्यूटेलम। ये स्क्यूटेलम हमें देखने को मिल रहा है। स्क्यूटेलम किसी भी एक साइड पे पड़ा होगा यानी लैटरली प्रेजेंट होगा। और इसकी अटैचमेंट के ऊपर वाला हिस्सा हमारा एपिकोटाइल है और इसके अटैचमेंट के नीचे वाला हाइपोकोटाइल है। तो कॉलियोप्टाइल कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे एपिकोटाइल के अंदर, और कॉलियोराइजा कहाँ प्रेजेंट है, हाइपोकोटाइल के अंदर। ये हमारा इसका डायग्राम देखने को मिल रहा है हमें। अब बात आती है सीड की। सीड के अंदर क्या है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड जो होता है ये फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सीड को आप फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। हमने ये बात भी करी थी कि सीड क्या है, इट इज़ नथिंग बट फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, की जो हमारा ओव्यूल है वो मैच्योरेशन पे सीड बनाएगा और सिमिलरली ओवरी हमारा फ्रूट बनाता है। तो सीड इज़ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एंड फ्रूट इज़ फर्टिलाइज्ड ओवरी। ये बात आई। सीड कहाँ फॉर्म होते हैं, इनसाइड द फ्रूट प्रेजेंट होते हैं ये। टिपिकल सीड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, सीड कोट होता है और कॉटलिडन्स प्रेजेंट होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। मेनली तीन चीज़ें कंसिस्ट कर रहा है, सॉरी, ये क्या क्या, सीड कोट प्रेजेंट है, कॉटलिडन्स प्रेजेंट है और एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है इसके अंदर। कॉटलिडन्स की बात करें तो कॉटलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जो कि जनरली हमारे थिक होते हैं और स्वोलन होते हैं। किसकी वजह से, स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स की वजह से, जैसा आपको लेग्यूम्स के केस में देखने को मिलेगा। मैच्योर सीड के अंदर अगर आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो उसको आप लोग एल्ब्यूमिनस सीड बोलोगे, और अगर एंडोस्पर्म जो है ख़त्म हो गया है तो उसको आप एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहोगे। Non-albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development। जैसा किसके केस में देखने को मिलता है, PBGGO, पी बीन ग्राम ग्राउंडनट ऑर्किड के केस में। एल्ब्यूमिनस सीड की क्या कहानी है कि इनके अंदर रिटेन होता है कुछ पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म और ये कम्प्लीटली यूज़ नहीं होता एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, जैसा वीट, मेज़, बार्ली, कैस्टर वगैरह में हमें देखने को मिलता है। ओकेजनली अब बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, किसके बारे में, ब्लैक पेपर और बीट के बारे में। इनके अंदर क्या होता है कि हमारा पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म इज़ परसिस्टेंट न्यूसेलस। नीट इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका कि ब्लैक पेपर के अंदर
जो एंडोस्पर्म हमें दिखने को मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म। या ये भी पूछ सकता है कि परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। ये किस में देखने को मिलता है हमें, सिंपल बीपी, ब्लैक पेपर और बीट के अंदर पेरिस्पर्म देखने को मिलता है। ब्लैक पेपर और बीट के अंदर हमें पेरिस्पर्म देखने को मिलता है। क्या है ये, परसिस्टेंट न्यूसेलस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। फिर बात आती है क्या, इंटेग्यूमेंट्स की। ओव्यूल्स के जो इंटेग्यूमेंट थे वो हार्डन हो करके क्या बनाएंगे, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बनाते हैं। सीड कोट की 2 लेयर्स होती हैं, टेस्टा और टेगमेन। ये हम लोग 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर बात आती है क्या कि माइक्रोपाइल क्या है। माइक्रोपाइल वो जगह थी, अगर आपको याद हो, कि जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं करती थी। तो माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट जो फैसिलिटेट करेगा एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। क्योंकि ये फैसिलिटेट कर रहा है, ये इस बात का सबूत है क्या कि इंटेग्यूमेंट्स ने माइक्रोपाइल को कवर नहीं किया था और इसीलिए ये फैसिलिटेट कर भी पा रहा है। जैसे जैसे सीड मैच्योर करेगा इसका वाटर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और सीड जो है हमारा ये रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है एम्ब्रियो की वो स्लो डाउन कर जाती है और एम्ब्रियो जो है एक डॉर्मेंसी की स्टेट में जा सकता है, या फिर अगर तो फेवरेबल कंडीशन है तो हमारा एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट कर सकता है। एम्ब्रियो के पास 2 ऑप्शन है, या तो डॉर्मेंसी में अपने आप को ले जाए या फिर जर्मिनेट कर ले अपने आप को। फिर बात आती है फ्रूट की। ये पूरा पैराग्राफ अब एनसीईआरटी फ्रूट की बात करेगी। यहाँ तक हमारा जो है सीड ख़त्म हो गया। बात करें फ्रूट की तो ओव्यूल्स जो हैं जैसे हमारे सीड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, ओवरी हमारा फ्रूट के अंदर डेवलप हो जा रहा है। ये जैसे कि दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। ये एक साथ होगा कि जैसे जैसे ओव्यूल हमारे सीड में कन्वर्ट हो रहे होंगे वैसे हमारा ओवरी फ्रूट के अंदर डेवलप हो रहा होगा। वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप कर जाएगी वॉल ऑफ द फ्रूट में। ऑब्वियसली जब ओवरी हमारा फ्रूट कन्वर्ट कर रहा है तो ओवेरियन वॉल सारी की सारी फ्रूट की वॉल्स बन जाएंगी। इस वॉल को, फ्रूट की वॉल को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट किस किस तरीके से हो सकते हैं, फ्रूट में भी फ्लैशी जैसे कि गावा, ऑरेंज, मैंगो वगैरह के केस में, या ये ड्राई हो सकते हैं ग्राउंडनट के केस में, मस्टर्ड के केस में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई फ्रूट्स ने इवॉल्व कर लिया है मैकेनिज़्म किसके लिए, डिस्पर्जल ऑफ सीड्स के लिए। आप क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स को याद करो और उनके डिस्पर्जल मैकेनिज़्म को भी थोड़ा बहुत याद करो जो आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा है। ऐसा आपको एनसीईआरटी कमांड कर रही है। फिर एनसीईआरटी एक अजीब सा सवाल करती है कि क्या कोई रिलेशन है नंबर ऑफ़ ओव्यूल्स इन एन ओवरी के अंदर और नंबर ऑफ़ सीड्स के अंदर। तो अगर आपको ये सवाल अजीब लग रहा है तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है कि नंबर ऑफ़ ओव्यूल्स और नंबर ऑफ़ सीड्स बराबर होते हैं, क्योंकि ओव्यूल्स ही हमारे मैच्योर होकर सीड्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर बात आए क्या कि मोस्ट प्लांट्स के अंदर बाय द टाइम फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो डीजेनरेट कर जाएंगे और फॉल ऑफ हो जाएंगे। लेकिन कुछ स्पीशीज़ के अंदर, जैसे एप्पल के अंदर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है, एप्पल के अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर और काजू के अंदर यानी कैश्यू के अंदर थैलेमस भी हमारा कंट्रीब्यूट करता है टू द फ्रूट फॉर्मेशन। एप्पल, कैश्यू एंड स्ट्रॉबेरी के केस में थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स को हम लोग फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। मोस्ट फ्रूट्स के अंदर क्या है, मोस्ट फ्रूट्स के अंदर ऐसी कहानी है क्या कि इसके अंदर सिर्फ ओनली फ्रॉम द ओवरी फ्रूट की डेवलपमेंट होगी। तो इफ़ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट is only from the ovary, then that fruit will be called as a true fruit. And if some other part of the flower या some other part also contributes in the formation of the fruit, for example thalamus, then that fruit will be considered as a false fruit. अब बात आई क्या, although in most of the species fruits are the results of fertilization, मोस्ट स्पीशीज़ के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं वो रिज़ल्ट हैं क्या, फर्टिलाइजेशन के। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं हमारे पास जिसके अंदर फ्रूट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन।
ऐसे फ्रूट्स को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नीट एक बार इस टॉपिक को टच कर चुका है कि पार्थेनोकार्पी क्या है। पार्थेनोकार्पी इज़ द प्रोसेस जिससे हमारा एक फ्रूट की डेवलपमेंट होगी जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन पैदा हुआ होगा। और पार्थेनोजेनेसिस क्या है कि ये आपको हनी बी के केस में देखने को मिलती है। ये आप एनसीईआरटी क्लास 12 के 5th चैप्टर के अंदर जब बी के बारे में पढ़ेंगे तब आपके अंदर ये आएगा पार्थेनोजेनेसिस की। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए कि पार्थेनोकार्पी इज़ व्हाट। पार्थेनोकार्पी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बनाना है। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। आप ग्रोथ हार्मोन्स को अप्लाई कर दो और पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो जाएगी। और क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन ये काम हुआ है तो ऐसे फ्रूट्स जो हैं सीडलेस होते हैं। हमने क्या बात करी थी कि सीड कब आएगा, जब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होगा। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जो है हमारा ये फॉर्मेशन करता है सीड की, लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई है तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का केस में क्या होगा कि सीडलेस फ्रूट्स हमें देखने को मिलेंगे। सीड की बात करें फिर से तो क्या है कि सीड कुछ कुछ एडवांटेजेस भी देता है एंजियोस्पर्म्स को। क्या, जैसे फर्स्टली रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है हमारे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन ये इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है, रिलेटिवली ये बात हो रही है। लेकिन सीड फॉर्मेशन जो है ज़्यादा डिपेंडेबल है। सीड फॉर्मेशन इज़ मोर डिपेंडेबल ऑन वाटर। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर स्ट्रैटेजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स एंड ये स्पीसीज़ को हेल्प करता है कॉलोनाइज करने में दूसरे एरियाज़ को। और सीड के अंदर क्या होगा, सफिशिएंट फूड रिज़र्व होता है तो यंग सीडलिंग्स जो होती हैं उनको नरिश किया जाता है सीड ही के थ्रू, जब तक कि अंटिल जो यंग सीडलिंग है वो खुद से फोटोसिंथेसिस ना करना स्टार्ट कर दे। हार्ड सीड कोट जो है ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है यंग एम्ब्रियो को। और क्योंकि जो हमारा सीड है वो प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये जनरेट करता है न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को, जिससे वेरिएशंस पॉसिबल हो पाती हैं। सीड हमारा बेसिस भी बनता है एग्रीकल्चर का। फिर बात करें डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी जो हमारे मैच्योर सीड्स के अंदर आ जाती है, ये क्रूशियल होती है ताकि स्टोरेज ऑफ सीड्स पॉसिबल हो पाए। और स्टोरेज ऑफ सीड्स पॉसिबल हो पा रहा है इसीलिए हम लोग इसको थ्रू आउट द ईयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कभी भी जब हमारा मन करेगा। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड्स? नहीं, हम लोग तो नहीं कर सकते। और इन प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड, तो नहीं, हम लोग के लिए ये बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर हम लोग का जो सीड है वो थोड़ी सी भी वायरेबिलिटी या फिर स्टोरिंग कैपेसिटी जो है शो नहीं करेगा, कि हमारा सीड के अंदर ऐसी कोई फीचर्स नहीं है जिसकी वजह से उसको स्टोर किया जा सके। तो ये तो हमें हैंड टू हैंड सीड बनाना पड़ेगा हर बार, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन्स अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? अब ये एनसीईआरटी इसी पॉइंट्स को समझाने के लिए ये आगे बात कर रही है क्या कि आपको क्या लगता है कि सीड्स जो हैं कितने टाइम तक ज़िंदा रह सकते हैं अगर उनको एक बार डिस्पर्स कर दिया तो। अब ये बात आती है कि ये भी जो पीरियड है ये वेरी करता है ग्रेटली। अब हमें अब तक का ओल्डेस्ट जो हमें देखने को मिला है वो क्या है, वो पेड़ है लुपाइन का। इसका नाम क्या है, लुपाइनस आर्क्टिकस। एक्सकवेशन कहाँ हुई थी, आर्कटिक टूंड्रा के अंदर। और ये कितना पुराना है, 10,000 साल की इसकी डॉर्मेंसी थी। उसके बाद इसको जर्मिनेट किया है और ये फ्लावर भी कर गया, जर्मिनेट करके ये फ्लावर भी हो गया। फिर एक रीसेंट रिकॉर्ड हमें मिला है कहाँ से, जो कि 2000 साल पुराना है, डेट पाम का, फीनिक्स डक्टाइलीफेरा। ये कहाँ मिला हमें, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करते हुए किंग हेरोड्स के प्लेस की डेड सी के पास। तो इसने 2 एग्जाम्पल हमें दिए इस चीज़ के। क्या ओल्डेस्ट क्या है, लुपाइन का, लुपिनस आर्क्टिकस जिसको बोलेंगे, आर्कटिक टूंड्रा से मिला है और 10,000 साल पुराना है। और रीसेंट क्या है हमारा, फीनिक्स डक्टाइलीफेरा यानी डेट पाम का पेड़ जो कि 2000 साल पुराना है। और ये कहाँ मिला है, किंग हेरोड्स के प्लेस में जो कि डेड सी के पास है।
फिर बात आती है कि क्या आप कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सोच सकते हो जिसके अंदर जो फ्रूट्स हैं वो उनके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। तो एनसीईआरटी कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम देती है, जैसे ऑर्किड हो गया, औरोबंचे है, स्ट्राइगा है और फाइकस है। इन सब के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ सीड्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। सिंगल फ्रूट के अंदर फ्रूट सिंगल है लेकिन नंबर ऑफ सीड्स यानी ओव्यूल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये चीज़ हमें 4 एग्जांपल्स की बात हुई। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस का क्या मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। इससे पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्थेनोकार्पी क्या होता है, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी और प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। पॉली एम्ब्रियोनी का क्या मतलब है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना। यही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब। के बात करें ऑल्दो सीड्स की बात करें, इन जनरल आर दी प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड्स जो है इन जनरल क्या है कि ये प्रोडक्ट्स होता है फर्टिलाइजेशन का। लेकिन कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि हमारा एस्टरेसी और ग्रासेस की बात करें, ये एस्टरेसी हमारी फैमिली हो गई और ये ग्रासेस की बात करें, इन्होंने एक इवॉल्व किया है मैकेनिज़्म जिससे प्रोड्यूस हो पाए हमारा सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसको हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। तो व्हाट इज़ एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस इज़ अ मैकेनिज़्म दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब वही क्वेश्चन एनसीईआरटी ने फिर से पूछा, व्हाट इज़ फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। 10 एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस is a form of asexual reproduction। asexual reproduction की फॉर्म हुई क्यों? क्योंकि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है हमारा सीड, लेकिन ये मिमिक कर रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मिमिक कैसे कर रही है? बिकॉज सीड कब बनता था? जब फर्टिलाइज्ड होता था हमारा ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल हमारा सीड में कन्वर्ट करता था, तो इसीलिए ये मिमिक तो कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन है एक्चुअली में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Thus, apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds. कुछ स्पीशीज़ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डिप्लॉयड एग सेल जो है, डिप्लॉयड एग सेल ये फॉर्म होता है विदाउट रिडक्शन डिवीज़न। यानी कुछ स्पीशीज़ के अंदर डिप्लॉयड एग सेल की फॉर्मेशन होगी जिसके अंदर रिडक्शन डिवीज़न नहीं होगा, यानी मियोसिस हमारी नहीं होगी, और ये डेवलप कर जाएगा हमारे एम्ब्रियो के अंदर विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एम्ब्रियो बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ये सीधा का सीधा हमारा एपोमिक्टिक सीड्स की प्रोडक्शन कर देगा। मोर ऑफन सिट्रस और मैंगो के केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ न्यूसेलर सेल्स हैं जो कि सराउंड करेंगे, जो सराउंड करते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक को, वो स्टार्ट कर देंगे डिवाइड करना और प्रोट्रूड कर जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, और डेवलप कर जाएंगे एम्ब्रियोज के अंदर। ऐसे स्पीशीज़ के अंदर ईच ओव्यूल कंटेन्स मैनी एम्ब्रियोज और अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज़ रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है सिट्रस और मैंगो के केस में कि इनके अंदर न्यूसेलर के जो सेल्स हैं वो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे और हमारा एम्ब्रियो में बन जाएंगे। और इन दोनों के अंदर हमें, सिट्रस और मैंगो के अंदर हमें पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी। किन सेल्स की वजह से? न्यूसेलर सेल्स की वजह से। ये चीज़ बात आई हमारी। फिर हमने बात करी क्या कि ये एनसीईआरटी आपको अब हाइब्रिड सीड्स और एपोमिक्टिक सीड्स के बीच में एक डिफरेंशिएशन टाइप ऑफ या फेवरिज्म आपको बताएगी कि हाइब्रिड सीड्स को आपको हर साल पैदा करना पड़ता है और इसके लिए ये प्रॉब्लम है कि फार्मर जो है इसके लिए बहुत एक्सपेंसिव होता है फार्मर्स के लिए। लेकिन अगर एपोमिक्टिक सीड्स हमें मिल जाएं तो इसके अंदर क्या होगी, जो हमने हाइब्रिड डेवलप किया है उसके अंदर क्या है, सेग्रीगेशन नहीं होगी कैरेक्टर्स की, कि इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्ट्स there is no segregation of characters in the hybrid progeny। और फार्मर्स इसको यूज़ कर सकता है उसी सेम हाइब्रिड को बार बार पैदा करने के लिए। ये इसकी एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। दिस वाज ऑल अबाउट आवर चैप्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे एक्सपेक्टेड रहता है कि 4 से 5 क्वेश्चंस नीट के अंदर आएँ
और अगर इन डिटेल आपने इसको समझ लिया है इस चैप्टर को, तो आपका मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।